कर्नाटक के चुनाव में इस बार करीब 5000 प्रोफेशनल्स राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक रणनीतिकार बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये रिपोर्ट देखिए। इस बार बीजेपी ने कर्नाटक में 50 नए लोगों को टिकट दिया है। इसे राजनीति में एक नए चलन के तौर पर देखा जा सकता है। पेशेवर सियासी मैनेजर के तौर पर भी और स्वयं सेवियों के रूप में भी बीजेपी इनकी संभावनाओं को बांधते हुए इन चुनावों के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों और टीचरों तक का सहारा ले रही है। स्मृति हरित्स एक यूनिवर्सिटी में काम करती है और वो बीजेपी के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही है। शुरुआत 2015 के घोषणा पत्र पर काम से हुई। वो कहती है कि राजनीति में काम करने के लिए बस जुनून की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से इस काम के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति में काम करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। लेकिन अगर आप में अपनी बात असरदार ढंग से कहने की सहूलियत है, लोगों के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो ये मददगार साबित होगा, क्योंकि आखिरकार राजनीति तो लोगों से जुड़ने का ही नाम है। आपके अंदर लोगों की सेवा का जुनून होना चाहिए। इसके अलावा समाज को बदलने की चाहत भी होनी चाहिए। यहाँ बहुत से नए लोग हैं, उन्हें इस तरह की मदद चाहिए। उन्हें चुनाव का प्रबंधन नहीं आता। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे लोग नहीं हैं जो जनता तक पहुँच सके। तो कुछ लोग आकर बताएंगे कि वो उनकी सारी समस्याएं चुटकी में हल कर देंगे, मूल मंत्र देकर सारा काम निपटा देंगे। केजी स्वामी मीडिया सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिज्ञ है। उनकी राय में सियासी अभियानों की तैयारी के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा उम्मीदवार के साथ उनका तालमेल भी होना चाहिए। ट्रस्ट मैटर्स एक्चुअली, नॉर्मली दे डोंट ट्रस्ट। भरोसा होना चाहिए। अमूमन 1-2 बैठक में आप पर कोई भरोसा नहीं करने लगेगा। पहले वो आपको छोटा मोटा कोई काम दे देंगे। एक बार हम उनके पास जाने लगेंगे तो भरोसा बढ़ेगा और फिर बड़ा काम मिलने लगेगा, वो चाहे सर्वेक्षण का काम हो या सोशल मीडिया का। लेकिन भरोसा हासिल करना भी एक चुनौती होती है। सूत्रों के हिसाब से अलग अलग राज्यों के करीब 5000 पेशेवर फिलहाल कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं और कई उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। मुझसे पश्चिम बंगाल, मुंबई, ओडिशा और भी कई जगहों से कम 40-50 राजनीतिक रणनीतिज्ञों ने संपर्क किया। सीधी सी बात है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कंपनीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका फायदा होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये एक पेशा है, उनके लिए एक कारोबार है। I don't know if they're effective or not. हालांकि कई नेता ऐसे नौजवान पेशेवरों पर दाव लगा रहे हैं जो सियासी राजनीति के मैदान में अपने कदम रख ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मैदान में पेशेवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इन लोगों को संगठनात्मक शासन आता है या ये महज सत्ता का फल चखने के लिए आए हैं? इसका सवाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने का वादा मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौते पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति बहाली को लेकर एक और मोर्चा जीतती दिखी, जब 50 साल पुराना असम और अरुणाचल के बीच चल रहा विवाद खत्म करने में वो कामयाब हुई। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर कभी सरकारों में कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को एक प्रकार से
दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों राज्य लगभग 800 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं और इस समझौते से लगभग 123 गांवों के बीच शांति बहाली की उम्मीद है। आज हमने लगभग सारे विवाद का समाधान कर लिया। हमने 23 जो डिस्प्यूटेड विलेज है, इसमें कोई 2-1 विलेज होगा जहां में हमें खाली सीमांकन आगे जाके सर्वे ऑफ इंडिया का तरफ से करवाना है। बाकी लगभग 123 विलेज में ही हमारे बीच में समझौता हुआ। दोनों ही राज्य का जो रीजनल कमिटीज, जो 12 रीजनल कमिटीज गठन हुआ था, मैं दोनों रीजनल कमिटीज के सभी चेयरमैन और मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि बहुत दफा पर वो लोग ने ग्राउंड में जाके लोगों से मिला, अरुणाचल असम की जनता, वहां के कम्युनिटी लोगों के साथ में मिलकर इस रेजोल्यूशन में हम लोग आ पाया है। पूर्वोत्तर में केंद्र लगातार शांति बहाली की कोशिश में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक इसी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी काल में 68% हिंसा में कमी आई है। उत्तर पूर्व के 70% राज्यों में AFPSA हटाया जा चुका है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों और अरुणाचल के 26 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में AFPSA बचा है। नागालैंड के 12 जिलों में से 7 जिलों में से कानून हटा दिया गया है, जबकि त्रिपुरा और मेघालय में से पूरी तरह ये कानून हट चुका है। असम अरुणाचल बॉर्डर सेटलमेंट का जो MOU साइन हुआ है, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सीमा विवाद का पूरा लक्षण पूरा सारा साफ हो चुका है। अब कुछ पॉकेट्स में सिर्फ डिलिनेशन करना है। एग्रीमेंट हो गया है, सिर्फ ग्राउंड में कुछ डिलिनेशन करना है, कुछ पोर्शन में बाकी है, लेकिन ओवरऑल एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। छोटे छोटे मसलों को लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में कई सालों से विवाद जो है वो चले आ रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये विवाद 1972 से चला आ रहा था, लेकिन दोनों राज्यों ने बातचीत के जरिए ये विवाद सुलझा लिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह बाकी के राज्य भी बातचीत के जरिए जो विवाद सालों से चले आ रहे हैं उन्हें सुलझाने में कामयाब होंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। अप्रैल महीने से ही पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में तो पहले से ही स्कूल कॉलेज बंद है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के स्कूल अब आज से बंद कर दिए गए हैं। ये स्कूल अब 15 जून से खुलेंगे। वहीं विदर्भ इलाके के स्कूल 30 जून से खुलेंगे। कल देश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। मुंबई में बुधवार का दिन एक दशक में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी से बिगड़ी सेहत वाले 30% मरीज OPD में बढ़े हैं। ऐसे में बढ़ते पारे को देखते हुए कुछ अहम सुझाव और फैसलों की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 को क्रॉस कर रहा है और लगातार बढ़ती गर्मी के चलते अब महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। अब ये स्कूल 15 जून से खुलेंगे। वहीं विदर्भ इलाके के स्कूल 30 जून के बाद खोले जाएंगे। जूस, पानी, सड़क पर इसी के सहारे लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। बहुत गर्म हो रहा है बहुत, और प्यास बहुत लग रही है। और क्या, मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, यहाँ पे भी। तो अब क्या कर सकते हैं, एकदम गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? काफ़ी मात्रा में पानी पी रहे हैं। पहले गर्मी इतनी नहीं थी, अभी बहुत गर्मी है ये टाइम। क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग दोपहर में निकलने टाइम? क्या अभी थोड़ा पानी पी रहा हूँ, ठंडा वही चालू है हमारा, बाकी तो ये नहीं है। BMC ने कहा है चाय कम पीने के लिए। चाय पिए, पर हमारा चाय तो चलता ही है। डिहाइड्रेशन तो बहुत होता है, उसी के हिसाब से हम लोग को लेना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट्स और फिर पानी,
अल्कलाइन वाटर भी हम लोग पीते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करती है बॉडी, वो रिकवर हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइक स्वेटिंग एंड ऑल हो रहा है। या वी आर कैरिंग वाटर बॉटल्स। इट्स हार्ड, नहीं हो रहा है, मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाता है और इस साल ज़्यादा है ग्रोथ पिछले साल से कंपैरिजन में। पूरा गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है लोगों की और डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है। बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि गर्मी से संबंधित परेशानियों वाले मरीज ओपीडी में बीते साल की गर्मी की तुलना में करीब 30 से 40% बढ़े हैं। मेरे पास मैं तो पिछले 4-5 दिन में देख रहा हूँ कि जो पेशेंट पहले वायरल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, कोल्ड कफ के ज़्यादा आ रहे थे, अभी थोड़ा सा हीट स्ट्रोक या उस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, बीपी बहुत कम है। कल तो मुझे एक पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ा था, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था, यूरिन बहुत कम था। 2-3 दिन से वो पानी नहीं पी पा रही थी। तो अभी ये अगर पहले से कंपेयर करें तो इस बार डेफिनेटली 30-40% ज़्यादा केसेस है इस चीज़ के, हीट रिलेटेड इलनेस के, जिसकी वजह से फीवर भी हो रहा है लोगों को, थोड़ा सा डिजीनेस ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि डिजीनेस, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, थोड़ा क्रैम्प्स आ रहे हैं लोगों को, उस टाइप की कंप्लेंट ज़्यादा देखने को। मुंबई के लिए बुधवार का दिन दशक का सबसे गर्म दिन रहा। सेंटा क्रूज में 19 अप्रैल को तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान से ज्यादा है। हालांकि जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। 19 अप्रैल को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा था, 38.8 डिग्री था, जो अभी तक अप्रैल में नहीं हुआ। हालांकि पिछले साल 2022 में ये 38.5 तक गया था। और अब ये जो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा है उसका कारण यह है कि जो लगातार हवाएं थी वो उत्तर दिशा से चल रही थी, उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही थी, जिसके कारण जो गर्म हवाएं थी उसके कारण तापमान बढ़ रहा था। आज से हवाएं ये जो उत्तर पश्चिम दिशा से हो जाएंगी, यानी कि अरब सागर से अपेक्षाकृत कम गर्म हवाएं आएंगी, जिससे कि तापमान गिरेगा। हालांकि बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है, लेकिन 36 डिग्री तक तापमान आ सकता है। उधर 42 डिग्री तापमान से जूझ रही नवी मुंबई में सरकारी कार्यक्रम में गर्मी से 13 लोगों की हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक खुले मैदान में कार्यक्रम न होने देने का फैसला किया है। मौसम विभाग के अनुसार रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, धुले, अमरावती, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा और गोंदिया जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। हल्के रंग का सूती कपड़ा पहने, बाहर जरूरी ना हो निकलना तो ना निकलें, पर्याप्त पानी पिएं, कॉफी, चाय जैसी चीजों का सेवन अगर हो सके तो कम करें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। बढ़ते पारे में क्या करें क्या ना करें, बीएमसी ने ऐसे सुझावों की लिस्ट जारी की है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ज्यादा थकान महसूस हो, खूब पसीना आए, सर दर्द हो, उल्टी हो, तो समझ लें कि गर्मी से बिगड़े सेहत के ये संकेत हो सकते हैं। ऐसे में समय पर अलर्ट होना जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।